हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की प्रिंसिपल नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये प्रिंसिपल हमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताता है और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताता है, और हमने इसके बारे में कहाँ पे पढ़ा हुआ है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, इसको हमने क्या माना है? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और इस बात को किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 2017 के अंदर आया था। अच्छा, इससे पहले क्या हिस्ट्री रही है राइट टू प्राइवेसी की? हाँ, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का केस था 1954 का, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना। वहां पर क्या कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ गारंटीड राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहा गया? राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कहा गया। ऐसे ही एक और केस आया 1962 के अंदर, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस, जिस केस के अंदर भी सेम यही बात कही गई कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इन दोनों केसों को ओवर रूल किस केस ने किया? के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस ने। उस केस में क्या हुआ? आधार कार्ड के बारे में पिटीशन फाइल की गई कि भाई आधार कार्ड जो आया है ये सरकार के द्वारा लाया गया है, इसकी जो प्रोविजंस हैं उसके थ्रू क्या हो सकता है? हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको क्या होगा? उसका ब्रीच हो सकता है। इस बात को लेकर के एस पुट्टास्वामी, जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को रखते हैं वो कि भाई राइट टू प्राइवेसी का जो है हमारे उसका ब्रीच हो सकता है। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसके द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक इनवॉयलेबल फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, अंडर आर्टिकल 21 के तहत। इसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो फिर क्या होगा? हम आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, हम आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। ठीक है, अगर कि इस राइट टू प्राइवेसी का कोई भी वॉयलेशन करता है तो। इसी बात को लेकर यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिया गया है। उस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बाय ऑल मीन्स और थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसेस। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी चाइल्ड का राइट जो है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं? मतलब वो उसके पास, चाइल्ड के पास क्या अधिकार है कि वो अपनी प्राइवेसी का, जो उसकी प्राइवेसी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोटेक्शन करने का वह अधिकार रख सकता है। मतलब उसके पास है। और किस तरीके से वो प्रोटेक्शन कर सकता है? बाय ऑल मीन्स, हर साधन से। चाहे वो जे एक्ट के अंदर जा सकता है, चाहे वो पॉक्सो एक्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है, या वो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकता है? ऐसी कार्यवाही कर सकता है अपनी प्राइवेसी और अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, है ना? उसको प्रोटेक्शन, अपने लिए प्रोटेक्शन पाने के लिए, अपनी निजता के लिए, अपनी गोपनीयता के लिए, कि उस जिससे क्या हो, उसकी प्राइवेसी का कोई भी हनन ना कर सके, है ना? उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है, ऐसे फंडामेंटल राइट का, ऐसे राइट का वॉयलेशन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सके। अब कैसे किया जाएगा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन? मान लो ऐसे ही जे एक्ट 2015 का एक सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 74। सेक्शन 74 के अंदर क्या बताया हुआ है? सेक्शन 74 में बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति की, मतलब जो कोई बच्चा है, जैसे कि मान लो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर आता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आता है, या कोई भी चाइल्ड विक्टिम है या चाइल्ड विटनेस है, अगर इनकी आइडेंटिटी पब्लिकली शो की जाती है, डिस्क्लोज कर दी जाती है, किसके थ्रू? पिक्चर्स को न्यूज़पेपर में डाल करके, न्यूज़ सीट में डाल करके, या फोटोग्राफ्स को डिस्क्लोज करके, उनको पब्लिश करके। तो अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाता है, ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी होगी? उस पर पीनल लाइबिलिटी इम्पोज हो जाएगी, यदि ऐसा कोई डिस्क्लोज करता है। लेकिन अगर उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है, किसके द्वारा? जे बोर्ड के द्वारा,
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा, तो ऐसा आइडेंटिटी बच्चों की डिस्क्लोज की जा सकती है। सेम ऐसे ही पॉक्सो के अंदर है। पॉक्सो का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23। उसके अंदर भी इसी तरीके का प्रोविजन दे रखा है राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, कि भाई चिल्ड्रंस की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी डिस्क्लोज करेगा विदाउट परमिशन तो उस पर पेनल लाइबिलिटी इंपोज की जा सकेगी। ठीक है, तो ये बात इस प्रिंसिपल के तहत बताई गई है। तो इस प्रकार से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इसके लिए, राइट टू प्राइवेसी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। और हमने देखा इस प्रिंसिपल के अंदर, इस प्रिंसिपल में बताया कि प्रत्येक चाइल्ड को क्या अधिकार है कि वो प्रोटेक्शन कर सकता है अपनी प्राइवेसी का, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी का। किसके थ्रू? ऑल मीन्स, हर संसाधन जो उसके लिए प्रोवाइड कराया गया है, चाहे वो जेजे एक्ट का हो, चाहे पॉक्सो का हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मिला है उसको, उसके थ्रू भी कर सकता है और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू भी कर सकता है। तो अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसी डिसीजन के लिए, किसी ऑर्डर के लिए, तो इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखते हुए उस डिसीजन को दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी अथॉरिटीज हैं, जेजे बोर्ड हो, सीडब्ल्यूसी हो, उनके द्वारा। तो वो क्या ध्यान रखेंगे? इस प्रिंसिपल को ध्यान रखेंगे कि किसी भी बच्चे की राइट टू प्राइवेसी का हनन ना हो, उसका वायलेशन ना हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसका वायलेशन ना हो। ठीक है, तो ये बात इस प्रिंसिपल 11 में कही गई है। कौन सा प्रिंसिपल है? राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो ये था अपना सेक्शन 3 का प्रिंसिपल 11। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ये प्रिंसिपल 12th प्रिंसिपल है, जो क्या बताता है हमें? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को लास्ट रिसोर्स के बारे में बता रहा है कि एक अंतिम चरण होना चाहिए, अंतिम सहारा होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल केयर्स, जो कि जेजे एक्ट 2015 के अंदर जो मैकेनिज्म बता रखा है, किसके बारे में? चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, जो जेजे रूल्स 2016 में बताए गए हैं, उनके तहत जो भी एनजीओज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बता रहा है कि वो क्या माने जाने चाहिए? केवल और केवल लास्ट रिसोर्सेज माने चाहिए, लास्ट रिसोर्ट माने चाहिए, अंतिम सहारा मानने चाहिए। किस बात के लिए? कि मान लो कि कोई बच्चा खो गया, या कोई बच्चा अनाथ है, या आपको वो कहीं पे मिल जाता है, कोई बच्चा सड़क पे, कोई कॉलोनी में कहीं पे मिल जाता है रोता हुआ, है ना? तो वो क्या है, जो उठा रहे हैं उन बच्चों को एजेंसीज हैं, तो वो सीधे ही कहाँ ले जाती है? उनको इंस्टीट्यूशनल केयर में ले जाती है कि भाई चलो इनको यहाँ छोड़ देते हैं, एडमिट करा देते हैं वो वहाँ पे। क्या ऐसा करना सही है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो उसके माँ बाप हो और वो अनाथ ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? उन माँ बाप को भी परेशानी हो जाएगी और उस बच्चे को भी परेशानी हो जाएगी, और आपको परेशानी होगी वो अलग। तो इसलिए क्या कहा है कि पहले प्रॉपर इंक्वायरी करो, पहले रीजनेबल इंक्वायरी की जानी चाहिए उस बच्चे की, क्या वो अनाथ है भी या नहीं, ठीक है, या वो मिसिंग चाइल्ड जो है उसके माँ बाप हैं या नहीं। तभी तो आपको कहाँ ले जाना चाहिए उस बच्चे को आपको इंस्टीट्यूशनल केयर में ले जाना चाहिए, जो कि अपने जेजे एक्ट में बता रखे हैं, जो मैकेनिज्म बता रखा है ना चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भेजना चाहिए उस बच्चे को। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उस बच्चे की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब लग रहा है कि भाई कोई भी सहारा है ही नहीं, कोई भी मतलब उसकी फैमिली नहीं मिल रही है या कोई भी नहीं मिल रहा है, तब जाके आपको क्या करना चाहिए? तब आपको तब ये स्टेप उठानी चाहिए कि भाई चलो अब उस बच्चे को कहाँ भेज देते हैं? अपन इंस्टीट्यूशनल केयर में भेज देते हैं, जिससे उसकी बच्चे की केयर हो सके, उसका प्रोटेक्शन हो सके। ये उद्देश्य है इस प्रिंसिपल का। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अ चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड इन इंस्टीट्यूशनल केयर एज अ स्टेप ऑफ लास्ट रिसोर्ट आफ्टर मेकिंग अ रीजनेबल इंक्वायरी। ये कह रहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशनल केयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि लास्ट सहारा होना चाहिए, अंतिम सहारा होना चाहिए। उस स्टेप को तब उठाना चाहिए जब आपकी रीजनेबल इंक्वायरी कर लेते हो उस बच्चे के प्रति, तभी आपको वो बच्चा कहाँ पे भेजना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल केयर में भेजना चाहिए। इस प्रिंसिपल में ये कह दिया। तो अगर बच्चे के ऊपर कोई सीडब्ल्यूसी की कमेटी बैठती है और पता चलता है कि, तो सीडब्ल्यूसी की कमेटी जब
बैठती है, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अगर जैसे कहते हैं अपन, वो अगर किसी बच्चे के ऊपर बैठती है और पता चलता है कि ये बच्चा अनाथ है, तब तो इंस्टीट्यूट फिर CWC क्या करेगी, पहले इंक्वायरी करेगी उसके बारे में, रीजनल इंक्वायरी करेगी कि भाई कहीं बच्चा अनाथ ही नहीं है और बच्चे को हम अनाथालय में डाल रहे हैं, सही नहीं ना इस तरीके से। तो इस बात को इस प्रिंसिपल में बताया गया है। तो पहले इंक्वायरी करेगी CWC या JJ बोर्ड, है ना, इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते समय। तब उसको जहाँ पर उसको लगेगा कि भाई इंस्टीट्यूशनल केयर में डालना चाहिए तब तो डालेगी, नहीं तो फिर उसे उसकी फैमिली के पास भेज देगी। ये था प्रिंसिपल नंबर 12। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में जाना कि जो बच्चा है उसके पास राइट है, चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फैमिली एनवायरनमेंट, मतलब उस बच्चे के पास क्या राइट है कि वो उसको फैमिली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और हमने क्या कहा था कि भाई इंस्टीट्यूशनल जो मेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर्स हैं, वो क्या होना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, मतलब आखिरी सहारा होना चाहिए जब कुछ नहीं मिल रहा है ना, जैसे उसको फैमिली के अंदर भी नहीं रखा जा रहा है, या हमें लग रहा है कि वही फैमिली के अंदर रखेंगे तो वो बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाएगा वहाँ पर, है ना, क्योंकि वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना, इंक्वायरी करने के बाद भी, तो फिर क्या करेंगे, उसको इंस्टीट्यूशनल केयर में डाल रहे थे हम। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रिंसिपल के तहत, हर बच्चे को जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसको केयर प्रोटेक्शन के लिए कहाँ कहाँ पे रखा गया था, उसको चाइल्ड केयर होम में रखा गया था, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा गया था, है ना, इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत। तो हर बच्चे को क्या क्या अधिकार है कि उसको रीयूनाइटेड होने का अधिकार है अपनी फैमिली के अंदर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको रीयूनाइटेड कर दिया जाए या उसे वापस भेज दिया जाए अपने परिवार के पास, है ना। और क्या कह रहा है कि जो स्टेटस उसके थे, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक, जो स्टेटस थे उसके, उसको उसे वापस दे दिया जाए, जो जो कि उसके पास वो स्टेटस कब थे, इस एक्ट के अंतर्गत आने से पहले, इस एक्ट के अंदर आने से पहले जो उसके पास स्टेटस थे ना, वो सारे के सारे दे दिए जाएं। लेकिन अगर मान लो कि वो रिस्टोरेशन और रिपेट्रिएशन अगर उस बच्चे के हित में नहीं है, मतलब हम तो भेजना चाह रहे हैं उस बच्चे को घर पे, लेकिन क्या हो रहा है, उस बच्चे के हित में ही नहीं है वो चीज़, कि उसके जो मान लो कि उसके घर वाले ही उसके साथ गलत कार्य करते हों, उसको अब्यूज़ करते हों, उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हों किसी भी तरीके से, तो क्या उसको वहाँ पर भेजना सही है, या जहाँ पर वो था केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर वहीं पे ही सही है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा, इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे कि अगर बच्चे को, अगर जैसे हम फैमिली में भेजना चाह रहे हैं उसकी वापस, जिस फैमिली से उसे डिस्प्लेस किया गया था उसी फैमिली में हम वापस भेजना चाह रहे हैं उसे, रिपेट्रिएशन करना चाह रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो कि उस बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट मिल सके। लेकिन वहां पर उसका अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मान लो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है ना, तो क्या उस फैमिली में भेजना उस बच्चे को उचित रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये चीज, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है ऐसा रिस्टोरेशन, ऐसा रिपेट्रिएशन करना, तो फिर ऐसे बच्चे को भेजा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई फैमिली एनवायरनमेंट सही मिल जाएगा उस बच्चे को वहां पर, तो फिर अपन वहां पर भेज सकते हैं उस बच्चे को, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए उसके बच्चे के। ठीक है, जैसा कि अपन पहले भी पढ़ रहे थे, एक 12 नंबर का प्रिंसिपल पढ़ा था, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जैसा कि मैं आपको बता रहा कि बच्चा अगर खो जाता है तब तो उसके उसकी इंक्वायरी की जाएगी। ऐसे ही क्या होगा कि मान लो कि बच्चा तो है, लेकिन वो कहाँ पे है, वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पहले से ही है। तो उस बच्चे को इंस्टीट्यूशन में भेजने से पहले हम क्या चेक करेंगे, जहां से उस बच्चे को डिस्प्लेस किया गया है, मतलब जैसे उसे फैमिली के अंदर से लेके आया गया कि हमें पता चला कि वो उसके साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है उस बच्चे का। अब एक्सप्लॉइट होने की वजह से हमें उस बच्चे को वहां से वापस से लाना पड़ा, मतलब वहां से लेके आना पड़ा उस फैमिली से, और उसे हमने कहाँ डाल दिया, केयर इंस्टीट्यूशन में डाल दिया। और फिर केयर इंस्टीट्यूशन में डालने के बाद पता चला कि फिर हमने उसे वापस से रीयूनाइटेड भी तो करना पड़ेगा ना, इस रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन के प्रिंसिपल के तहत। तो हम क्या करेंगे, उसे रीयूनाइट करने के लिए
सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई उस फैमिली का एनवायरनमेंट अब सही है या नहीं है, उस बच्चे के लिए हित में है या नहीं है। तभी तो हम उस बच्चे को कहाँ भेजेंगे, उस फैमिली के अंदर वापस से भेजेंगे उसे रीयूनाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि उस बच्चे का अधिकार है, उस बच्चे का राइट है कि वो रीयूनाइट हो सके इस प्रिंसिपल के तहत। तो जब भी जे बोर्ड या CWC है ना, किसी बच्चे को अगर उसे रीस्टोर करना चाहती हैं, उसे रिपेट्रिएशन करना चाहती हैं उस बच्चे का, तो इस बात का बेहतर ध्यान रखेंगी कि उस बच्चे के हित में है भी या नहीं। नहीं तो फिर उसे कहाँ डाल देंगी, फिर से उस इंस्टीट्यूशन के केयर इंस्टीट्यूशन में डाल देंगी। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन। ठीक है, अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। एवरी चाइल्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शैल हैव अ राइट टू बी रीयूनाइटेड with his family at earliest and to be restored to the same socio-economic and cultural status that he was in before coming under the purview of this act, unless such repatriation is not in his best interest। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ये यही कह रहा है जो अपन ने अभी पढ़ा कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर से जो बच्चे आते हैं उनको क्या करेगा, उनके पास राइट है रीयूनाइट होने का अपनी फैमिली के अंदर, जितनी जल्दी हो सके उनको रीयूनाइट कर दिया जाए, उसे वापस अपने फैमिली के अंदर भेज दिया जाए। क्योंकि हम ये भी तो जानते हैं ना कि बच्चों का राइट है फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर रहने का। तो सेम यहाँ पे भी यही बात की गई कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को रीयूनाइट कर देना चाहिए उसकी फैमिली में। और उसको जो इस एक्ट के आने से, इस एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर जो प्रोविजन चलाए जा रहे थे उससे पहले जितने भी उसका स्टेटस था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे उसका सांस्कृतिक जो स्टेटस रहा है, उसको वापस से रिस्टोर कर देना चाहिए, उसमें उसको वापस से भेज देना चाहिए, उसको वो सारे जो भी उसके स्टेटस थे उसको दे देने चाहिए। ठीक है, जो इस एक्ट के अंतर्गत आने से पहले, जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो जब उस बच्चे पर लागू हो रहे थे उससे पहले जो उसके स्टेटस रहे हैं वो सारे के सारे स्टेटस उसको वापस मिल जाए। ठीक है, और लेकिन क्या ध्यान रखा जाएगा इसके अंदर कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए रिस्टोरेशन और रिपेट्रिएशन करते समय। अगर कि रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन जब हम उस बच्चे का कर रहे हैं और लगा कि उसका इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है, उसको ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा फैमिली के अंदर रखते हुए, अगर हम फैमिली में तो भेज रहे हैं लेकिन वहीं पे ही उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो फिर हम उसे रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन उसका नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल इस बात के बारे में बताता है। तो जब भी इस एक्ट के प्रोविजंस को इस्तेमाल किया जाएगा, उनका यूज किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा किसी बच्चे के ऊपर, तो इस प्रिंसिपल का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इस प्रिंसिपल ऑफ रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 13। तो ये था अपना प्रिंसिपल रिपेट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का, ये फ्रेश स्टार्ट का मतलब है नई शुरुआत से, मतलब जिंदगी की नई शुरुआत करना। क्या मतलब है इसका, ये कह रहा है कि भाई चाइल्ड जो हैं अगर उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो अपराध करते हैं तो वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर उनको क्या होगा, उनको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब जैसे ही उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो वो वहां से निकल जाएंगे। तो फिर उनको क्या होगा, जो भी उनका पास्ट रिकॉर्ड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उनको इरेज कर दिया जाएगा, जिससे कि उनको कोई भी कठिनाई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जाने के टाइम पे। ठीक है ना, तो इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है इस तरीके की, जिससे वो अपनी लाइफ को नई तरीके से, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, क्यों, अब ये रीजन क्यों डाला गया इसके अंदर कि उनको उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका कोई उनकी खुद की मेंटल स्थिति ऐसी थोड़ी ना होती है, उनको तो क्या है ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है उसकी वजह से ही तो ऐसा हो जाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को एक तरह से अपन कह सकते हैं वो सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों के पीड़ित होते हैं उनको, मतलब हम उन बच्चों को भी क्या मानते हैं, एक तरह से विक्टिम ही मानते हैं। जो हमारे लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट जो है, हमारी जो जुडिशरी है, वो भी उनको क्या मानती है, एक तरह से विक्टिम मानती है। किसका, परिस्थितियों का। वो परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा करते हैं, या उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो रहते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा अपराध करना स्टार्ट करते हैं, बाकी वो खुद से नहीं करते। इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किस बात के लिए, कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें।
इसलिए उनके जितने भी पास्ट रिकॉर्ड होते हैं उनको सारे को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन किन लोगों के पास्ट रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं किया जाता है? ऐसे बच्चे जो 16 साल से 18 साल तक के बच्चे होते हैं और उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। किस बात के लिए? कि अगर उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस किया है। अगर ऐसे बच्चे जो हीनियस ऑफेंस करते हैं ना, तो उनके पास्ट रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं किया जाता है। ठीक है ना? तो एक बार हम इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। All past records of any child under the juvenile justice system should be erased except in special circumstances। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये भी यही कह रहा है कि जितने भी पास्ट रिकॉर्ड होंगे ना, उन सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी चाइल्ड के ऊपर अपराध लगे होंगे, अपराध के रिकॉर्ड होंगे, उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, उनको सबको इरेज कर दिया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, जो 16 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके द्वारा अगर कोई भी हीनियस क्राइम किए जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उनके जो रिकॉर्ड होंगे, पास्ट रिकॉर्ड होंगे, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये प्रिंसिपल का मतलब है। अब ये यही कह रहा है कि जब कोई भी इस एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इस प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो अगर कोई भी एक्शन लेती हैं बच्चे के खिलाफ, तो इस प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगी वो। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब यहाँ पर डाइवर्ट करने से है। मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार का अपराध करता है, किसी भी प्रकार का मतलब पेटी ऑफेंस कर दिया या छोटा मोटा कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसको क्या है, कम से कम जुडिशियल सिस्टम के अंदर लाना। कि अगर वो, अब जुडिशियल प्रोसीडिंग तो आप जानते ही हो किस तरीके की होती हैं, जैसे कि अडल्ट के लिए यूज़ होती हैं उसी तरीके से, तो वो फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम जो प्रोसीडिंग होती है उनसे कम उनके अंदर लेके आना, ये इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन का। ये क्या कहता है, एक तरीके से अगर हम देखें तो ये कहना चाहता है कि अगर जैसे जे बोर्ड है या ऑब्जर्वेशन होम है और या स्पेशल होम है, अगर इनके अंदर किसी कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले जो बच्चे हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे हैं, उनको अगर इनके अंदर लाया जाएगा तो क्या होगा, उससे ओवर क्राउडेड हो जाएगा। जे बोर्ड के जितने भी जे बोर्ड हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि ऐसे बच्चे जो कोई छोटे मोटे अपराध करते हैं, पेटी ऑफेंसेस करते हैं, तो उनको ऐसे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर कम से कम लाया जाए और आउटसाइड कोर्ट ही वो सारे जितने भी केसेस हैं उनको डील किया जाए, है ना। तो जिससे क्या हो कि ओवर क्राउडेड भी नहीं हो, और क्या हो, जो हीनियस ऑफेंसेस जिन बच्चों ने किए हो केवल उन्हीं पर वो इंस्टीट्यूशन फोकस रख सके। जैसे कि ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, ये क्या कर सके, अगर कोई बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है या कोई बहुत ज़्यादा ही सीरियस ऑफेंस किया है, तो उस तरीके के जो बच्चे हैं उनको ही केवल स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए, बजाय उन बच्चों के जिन्होंने कोई छोटे मोटे पेटी ऑफेंस किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन का क्या मतलब हुआ, एक तरह से अगर हम ये कहें कि जुडिशरी के अंदर उसको ना ला करके बाहर से ही उसके बातों को निपटा दिया जाए। अब मान लो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर अगर ज़रूरत है, जब ऐसा लग रहा है कि भाई सोसाइटी के हित में है, सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में है, जब लग रहा है ना कि ज़रूरी है, तब ही जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ही उस बच्चे को लाना चाहिए, ऐसे चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे को, अन्यथा नहीं लाना चाहिए। ये इस प्रिंसिपल का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। अब जैसा कि अपन देखते हैं कि बाहर जो मतलब अदर कंट्रीज में क्या सिस्टम है, अदर कंट्रीज जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम को अपनाती हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम मतलब जैसे आर्बिट्रेशन को अपना लिया, मीडिएशन के थ्रू ऐसे केसेस का डील विद करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी फ्रीडम नहीं है, काफ़ी लिमिटेड ही इस चीज़ का क्राइटेरिया देखा है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन का। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कम से कम जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल जो है वो चाइल्ड की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, जिससे उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाए, उसके लाइफ पाथ जो है चाइल्ड का, उसको क्या कर दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए,
और वो कौन सी एजेंसीज है जो ऐसे कार्य कर सकती हैं? वो प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं, वो पुलिस हो सकती है, वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो सकती है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो सकता है। ये ही एक इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन को इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन को। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो जिसने कोई अपराध किया है तो उसको कम से कम जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इन्वॉल्व करना। ठीक है, और अगर उसके सोसाइटी के हित में है, अगर उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है, तभी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में लाया जाए, अन्यथा उसे नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं जो कि लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि फेयर क्या होनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के साथ बायसनेस नहीं होना है। तो यहाँ पर तो चाइल्ड की बात की है, तो चाइल्ड के साथ कोई बायस नहीं हो, है ना। प्रोसीडिंग के टाइम पे कोई भी कार्यवाही जब की जा रही है या हियरिंग की जाएगी तो किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो जब भी कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी, इसी एक्ट से मतलब नहीं है, जे एक्ट से मतलब नहीं है, किसी भी लॉ के अंदर जब भी कोई प्रोसीडिंग चलाई जाती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो, चाहे वो कौन सी प्रोसीडिंग हो, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, तो दोनों प्रोसीडिंग्स के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, यही तब वो प्रोसीडिंग अगर चालू की जाएगी तब वहां पर क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी अगर किसी भी प्रोविजन को, जो कि इस एक्ट का, जे एक्ट का कोई भी प्रोविजन है, उसका अगर इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग में, है ना, तो उसके उस टाइम पर क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या क्या राइट देता है उन्हें? ये बताता है कि भाई चाइल्ड के पास राइट है कि उसकी फेयर हियरिंग हो। ठीक है, रूल अगेंस्ट बायस के अगेंस्ट बात बताता है ये कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, और क्या कहता है कि जो डिसीजन हो वो प्रॉपर हो और रिव्यू किया जाए उसका, है ना। अगर कि रिक्वायर हो ना, लगे कि भाई डिसीजन जो है वो फेयर नहीं है, तो उसका रिव्यू भी होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कंडीशंस हैं। अगर जब कभी इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को इस्तेमाल करके कोई कार्यवाही की जाएगी, कोई प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, तो इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके तहत क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं। राइट टू लीगल एड का राइट मिल जाता है, बच्चों को भी मिलता है, बड़ों को भी मिलता है। ऐसे ही राइट टू फेयर हियरिंग का राइट मिलता है, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है इसके अंतर्गत, और राइट अगेंस्ट अ बायस प्रोसीडिंग, इसका इन सब का राइट मिल जाता है कि अगर बायसनेस अगर किसी के द्वारा की जाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत, तो फिर क्या होगा, उस डिसीजन को क्या कर दिया जाएगा, उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि इस एक्ट के अंदर, जे एक्ट के अंतर्गत, जो भी बॉडीज, जो भी एक्टिंग बॉडीज हैं जो कि जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर हैं, तो वही तो क्या करेंगी, वही तो प्रोसीडिंग करेंगी, कार्यवाही करेंगी। अब वो कार्यवाही करते समय जो भी एक्शन लेंगी, तो वहां पर वो क्या करेंगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगी। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है।